तो देखो भैया, हमारा 7th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें 8 टॉपिक है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर, तीसरा एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ इंडक्टर एंड इंडक्टर, चौथा एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर, है ना, पांचवा एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, एलसी ऑसिलेशन एंड ट्रांसफार्मर। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजीली जल्दी से हो जाएगा, हार्डली 1 हफ्ता लगेगा शायद इसको कंप्लीट करने के लिए। हफ्ता बहुत हो गया, 8-10 दिन, मुश्किल से 8 से 10 दिन, बहुत ज़्यादा अगर खींचूँ तो मैं, तो ये बहुत जल्दी चैप्टर कवर हो जाने वाला है इंशाल्लाह। आज के दिन तो मेरा ये टारगेट है, ये दोनों मैं टॉपिक कंप्लीट कवर कर देने वाला हूँ इसमें, तो मेजर पार्ट तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड, मगर इस चैप्टर पे आने से पहले हम पिछले चैप्टर पे वापस जाते हैं। आपको याद होगा हमने आखिरी टॉपिक पढ़े थे, व्हाट वाज दैट, एसी जनरेटर। याद आया? एसी जनरेटर में आपने क्या देखे थे बेटा? एक कॉइल होता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके कारण उसमें वोल्टेज डेवलप होता है। मगर वो वोल्टेज जो डेवलप होता है, यानी ईएमएफ जो डेवलप होता है, उसका नेचर थोड़ा सा वेरिएबल होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वो डायरेक्शन भी बदलता है ना, साथ ही साथ वो डायरेक्शन भी बदलता है। वो बोलता है कि करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है नहीं नहीं करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, नहीं नहीं बोलता है करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। तो अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करते रहता है ना। और आज हम ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे आसपास जो देख रहे हैं, ये उसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नतीजा है। आई बात समझ में? हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, जो बता रहा हूँ सब इंट्रोडक्शन के पार्ट का रिलेटेड बता रहा हूँ। जैसे कि आप हर चीज़ जो देखते हैं, अभी देखो, जैसे मैं आखिर में जब मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा था एसी जनरेटर का, तो मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपको पावर प्लांट्स के बारे में बताया था। पावर प्लांट्स में उसी किस्म का एक कॉइल होता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमता हुआ है। शर्त यह है कि उसको आप कैसे घुमाते हैं, है ना। कभी उसको पानी गिरा के घुमाते हैं, कभी हवा से घुमाते हैं, कभी आप कोयला जला के उसकी भाप से घुमाते हैं, है ना। कभी कभार तो आप साइकिल चलाकर घुमाते हैं उसको, साइकिल चलाते हैं, है ना। एक ज़माने में, अब देखो, अब तो क्या है, सारा ज़माना का है बाइक्स का है ना, बाइक स्कूटीज़ वो सब उसका ज़माना है ना। आप जैसे एक बड़ी प्राउडली बोलते कि हाँ मेरे पास बाइक है, ऐसा वैसा, एक ज़माने में उसके लिए साइकिल के लिए वैसे ही माना जाता था, मेरे पास साइकिल है, एटलस की साइकिल है, तो बड़ी प्राउडली वहाँ पर बोला जाता था कि मेरे पास साइकिल है करके, ऐसा शौकबाजी करते थे, है ना। जैसे आप छपरीगिरी कर लेते हैं बाइक पे, वैसे उस ज़माने में लोग साइकिल पे किया करते थे, है ना। तो उस साइकिल में भी आप शायद नहीं जानते हो, पुरानी पिक्चर देखो ब्लैक एंड वाइट, साइकिल पे आपको हेडलाइट नज़र आएगी। हाँ, साइकिल पे भी हेडलाइट होती है, इसको डायनामो बोलते थे, अभी भी डायनामो बोलते हैं उसको, मैकेनिकल लोग उसको, मैकेनिक भाषा में जो है डायनामो बोला जाता है हेडलाइट को, तो उसको उस वक्त डायनामो बोला जाता था। क्या करते, जब आप पैडलिंग करते थे ना, तो एक सिलेंडर जुड़ा रहता था आपके चक्के से, वो चक्का जैसे जैसे घूमता था वो सिलेंडर रोट होता था, सिलेंडर रोटेट होने की वजह से आपका कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमता था, और उसके कारण लाइट चलता था। 3 इडियट्स देखे होंगे, ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। उसमें आखिरी में एक सीन बताता, वो साइकिल घुमाते घुमाते वो मशीन चलाता, वो ट्रिमर चलाता हो, वही खेल है भाई, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा साइंस भी नहीं हो। आप साइकिल घुमा रहे, उससे वो एसी जनरेट हो रहा, उसको आपने प्लग इन कर दिया किसके साथ, ट्रिमर के साथ, और ट्रिमर कट करके वो कट कर रहा। तो वो है, आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बस अपने को बोलते हैं ना आराम तलबी की आदत पड़ गई, फुकड़ में भी रहा तो मेहनत क्या को करना है ना। एक पुराना जैसा एक बहुत पहले, मेरे को जैसे एक हिस्ट्री चैनल काफ़ी पसंद देखने में, तो इसमें तुमने भी शायद देखे होंगे, एक कोई तो नाम याद नहीं आ रहा, एक दुकान रहती जहाँ पर सब पुरानी चीज़ें जा के बेचते हैं और वो उसकी बड़े भाव लगा के देता हो, पॉन करके कुछ बोलते हैं ना, कुछ तो भी ऐसा था वो, उसमें उसके आगे क्या था वो नाम याद नहीं, पॉन शॉप हाँ, तो उसमें कुछ तो बेचते हो। तो उसमें एक चीज़ आया था, वो बहुत पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी एसी सिग्नल जब मतलब नया नया जनरेट हुआ था, मतलब आया था, तो उसका एक उसमें उन्होंने क्या बताया था कि देखो ये एसी सिग्नल की पावर बताने वाली मशीन थी। तो उसमें क्या करते, वो एक ऐसा छोटा सा लकड़ी का वो था, उसमें एक साइकिल था, वो गोल गोल घुमाते थे और यहाँ 2 टर्मिनल्स थे ऐसे। वो सिर्फ क्या बोलता सामने वाले को ना, एक उंगली यहाँ रखो, बोले हाँ रख दिया, वो गोल घुमा, अब बोले ये उंगली से टच करो इधर,
जैसे ही वो ये उंगली को टच करता था तड़का चटका झटका लगता था उसको, है ना। तो खैर ये वहाँ पर यूज़ देखे हम लोग ने इस चीज़ का यूज़ हर जगह हम लोग जो आसपास देख रहे हैं, और एसी सिग्नल एसी करंट ही ले रहे हैं। डीसी से ज़्यादा हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डीसी सबसे ज़्यादा हम कॉमनली पढ़ते हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं डीसी से, मगर सारी दुनिया ज़्यादातर एसी पे चल रही है। ये सब एसी है ना आपके, सब अल्टरनेटिंग करंट। ये पंखा एसी पे चल रहा, वो बंद पड़ा एसी भी एसी पे चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा था, है ना। तो ये सब वो आपका जो क्या है तो इसको एग्जॉस्ट, वो भी एसी पे चलता है ना। तो एसी करंट का क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उसको ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है। अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है, और जब आप उसको अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफ़र कर दे, बेटा जल्दी आया करे, टाइम पे आया करे। दरवाज़ा बंद करिए, वैसा नहीं, हाँ वो चेयर लगा दीजिए इसको। इधर आइए, आगे आगे आ जाइए। तो वाई एसी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डीसी करंट को आप आगे ट्रांसफर करते हैं, आप ये नोटिस करते हैं कि उसमें हैवी पावर लॉस होता है, हैवी पावर लॉस होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक बहुत सारी बड़ी बैटरी, मान लो मेरे पावर प्लांट है और मैंने एसी नहीं, मैं बोला नहीं मैं डीसी से सप्लाई करूंगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी डीसी से सप्लाई करूंगा। अब क्या होगा, मान लो मैंने बहुत सारी बैटरी एक साथ लगा, मान लो सोलर एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब किया और बहुत ज़्यादा मैंने बैटरीज के अंदर स्टोर कर दिया। अब वो बैटरी से मैं इलेक्ट्रिसिटी को उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, है ना। अब जैसा है कि जब ये आपकी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होंगी बैटरी के अंदर, फिर वो तुम्हारे घर तक जाएगी। तुम्हारा घर मान लो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है पावर प्लांट से, तो इशू क्या आ जाएगा मालूम कि वहाँ पर जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब P = I²R, है ना, पावर लॉस, पावर डिसिपेशन, P = I²R। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा पावर का लॉस। तो यहाँ पर ओम्स लॉ के वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हैवी पावर का लॉस होता है। मगर आगे जाके जो सबसे आखिरी टॉपिक आपके इसमें है, ट्रांसफॉर्मर। एक कमाल का डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर, एक कमरे के जितना बड़ा होता है और एक नाखून जितना भी छोटा होता है। कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, आपके मोबाइल्स में इस्तेमाल होता है। मोबाइल में बोलेंगे आपके जो एडाप्टर होता है, आप उस पर क्या बोलते हैं इसको, चार्जर जो होता है मोबाइल का, वहाँ यूज़ होता है। नाखून की इतना छोटा भी होता है ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज भी कन्वर्ट कर देता है विदाउट एनी पावर लॉस, विदाउट एनी पावर लॉस। तो तुम भाई बताओ इलेक्ट्रिसिटी तुम कैसे ट्रांसफ़र करना चाहोगे, विथ लॉस और विदाउट लॉस? विदाउट लॉस ऑफ कोर्स, है ना। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक एसी सिग्नल पे वह कम करने वाला डिवाइस है, डीसी पे काम नहीं करता हो। तुम खुद ही खेल समझ जाओगे, जब तुम ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे तुम ही बोलोगे हाँ सर ये डीसी पे काम कर ही नहीं सकता था, तुम खुद से बोल दोगे। तो भैया ये एसी सिग्नल पे काम करने वाला एक डिवाइस है, डीसी पे तो ये काम कर ही नहीं सकता। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज भी कर सकता है ना। हमारा रेजिस्टर सिर्फ क्या करता है, हाई टू लो वोल्टेज करता है, मगर ट्रांसफॉर्मर उसका लो का हाई भी कर सकता है। और सबसे कमाल की बात, विदाउट एनी पावर लॉस। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो, आई बात समझ में? तो यही बातों के वजह से हम लोग ज़्यादातर प्रिफर करते हैं एसी सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसी वजह से हमने निकोल टेस्ला का डीसी से करंट छोड़ के माइकल फेरेडे का एसी करंट को अपनाया अपनी आम जिंदगी में, है ना, ट्रांसफ़र के लिए। मगर एक बात मालूम है कि डीसी सिग्नल के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं। फिर दिमाग इतना शातिर है इंसान का, उसने ये भी सोच लिया कि अच्छा ठीक है यहाँ तक तो एसी से पहुँचा लो, उसको कन्वर्ट कर देंगे डीसी में। जैसा कि आपका मोबाइल वो एसी पे नहीं डीसी पे चलता है ना, बैटरी जो रहती है ना उसकी डीसी पे चलती है। तो अब अरे यहाँ तक तो सप्लाई एसी पे आ रहा, हमको तो चाहिए डीसी, फिर अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इंसान बहुत क्या है, बहुत ही खतरनाक दिमाग का होता है। वो चार्जर लगाते हैं ना, उसके अंदर एक रहता है रेक्टिफायर, जो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो क्या करता मालूम क्या है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता। अब लो, है ना, ला लिए बड़े एसी से अपन ने, मगर उसको कन्वर्ट किया डीसी में। खैर, तो अभी हम लोग इसी एसी सिग्नल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने उसका एक बेसिक वर्जन पढ़ा था, उसकी शुरुआत हमने पढ़ी थी कि एसी सिग्नल की शुरुआत कैसी होती है ना। तो अब हम लोग इसके आगे उसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई हमने देखा ईएमएफ अल्टरनेट होता है, यानी ईएमएफ अपना नेचर अल्टरनेट करता है। मगर अभी तो बात चली सिर्फ ईएमएफ की,
तो क्या करंट भी अपना नेचर ये अल्टरनेट करता है ना। पिछले चैप्टर में जो आखिरी टॉपिक था एसी जनरेटर, याद करो तुमने ग्राफ बनाया था, है ना। ग्राफ जो था वो क्या था, E = E0 sin ωt से एक साइनोसॉइडल वेव बना था, है ना। आयशा आगे आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, अलीजा इधर घुसो अंदर, वो प्रॉपर बंद कर दो उसको, छेर से लगा दो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ ग्राफ से रिलेटेड बात कर रहा था। तो मैंने जैसे कहा था कि एसी सिग्नल में, सॉरी हम लोग एसी जनरेटर में हमने देखा था ईएमएफ अपना नेचर अल्टरनेट करता है, ईएमएफ, है ना। मगर हमें यहाँ पर ये इंक्वायर करना है, चलो ठीक है माना ईएमएफ करता है, अरे तुमने ईएमएफ बोला, करंट बोला क्या अपन ने उसमें, नहीं, तो क्या करंट भी अपना नेचर अल्टरनेट करता होगा, हाँ या ना, तो चलो वो देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन मत लिखो आप, डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स तो देने ही वाला हूँ मैं आपको, है ना। आज इंशाल्लाह आजकल में मैं आपको ईएमआई की नोट्स दे दूंगा जो अपनी पेंडिंग है, मेरा काम उस पर हुआ ही नहीं कंटिन्यू, और 2-4 दिन में आपको मैं इंशाल्लाह एसी की भी नोट्स दे दूंगा, है ना। तो चलो आप डायरेक्टली 7.2 से ही लिखना स्टार्ट करो। तो हमारा ये होगा एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर में। तो अब मैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ूंगा वो रहेगा सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहला जो पार्ट आप पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, छोटे छोटे सब टॉपिक्स, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा पॉइंट जो यहां रहने वाला है आरएमएस वोल्टेज एंड करंट, या उसको आरएमएस ईएमएफ भी कहा जाता है ना, आरएमएस वोल्टेज एंड करंट। और तीसरा पॉइंट जो आप यहां पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका पावर एंड एवरेज पावर इन सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखने वाले हैं। सिंपल रेजिस्टिव सर्किट को देखेंगे, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, याद है आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी वही, तो वैसे ही आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, फिर उसके सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, और पावर एंड एवरेज पावर इन सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। ये 3 बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे द फर्स्ट एवर पॉइंट। फोन ना लाएगा भाई, साइलेंट पे नहीं रखा उसे फोन को। सिंपल, चलो इधर ध्यान दो, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, ध्यान दीजिए बेटा। सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, यहां पर एक सिंपल सा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कैपिटल R है, और उसको हम लोगों ने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। जैसे बैटरी का सिंबल होता है ना, बैटरी का तो सिंबल ऐसा होता है, ये बैटरी का सिंबल है। सेल का सिंबल ये होता है ना। बैटरी क्या होती है, मल्टीपल सेल्स को क्या कहते हैं, बैटरी। तो देखो ये बैटरी और ये सेल, तो वैसे ही एसी सोर्स का सिंबल ये होता है, एसी सोर्स का सिंबल इस तरह से होता है। अब इमेजिन ये कर लीजिए आप कि यहां पर जो आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लगाया है उसकी वैल्यू एट एनी इंस्टेंट आप इस फॉर्मूले से देते हैं। भाई आप ये वर्ड समझते हैं कि एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी वक्त, क्योंकि यहां पर ईएमएफ की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है कि यहां पे लगातार चेंज हो रही है। तो अब यहां पर क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है,
तो मैं यहां देखूंगा E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा। अब आप ये पूछ नहीं सकते सर ये कहां से टपका, ये पिछले आईसी जनरेटर चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, अपन ने इसी इक्वेशन को डिराइव किए थे। अपन ने कहा था जब भी कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूमता है तो जो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है वो किसी भी वक्त अगर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ईएमएफ अपनी वैल्यू लगातार और डायरेक्शन भी लगातार चेंज करते रहता है, तो किसी भी वक्त आपको उसकी ईएमएफ की वैल्यू निकालना है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और देखो यहां पर भी करंट का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि हमेशा क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा। कभी वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा, उसके दूसरे हाफ साइकिल के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो होता है, याद है ना हाफ साइकिल का। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी, मगर आप चलो ठीक है ना, आप अपने मन से चलो आई ले लेते हैं। मान लो मैं जिस वक्त के स्टडी कर रहा हूं साइकिल के बारे में, इस सर्किट के बारे में, उस वक्त इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। रेजिस्टर एक ओहमिक डिवाइस है। रेजिस्टर एक ओहमिक डिवाइस है। ओहमिक डिवाइस को किसको कहा जाता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो भैया रेजिस्टर एक ओहमिक डिवाइस है तो यकीनन वो ओम्स लॉ को फॉलो करता ही होगा। हमने कहा कि देखो अल्टरनेट ईएमएफ का इक्वेशन E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी है। मैं बोलूँगा अगर ये ओहमिक डिवाइस है तो बाय ऑफ कोर्स ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ E इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू, मैं E अपॉन R लिख सकता हूँ, हाँ या ना? I इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? E बाय R। ये बात समझ में आ गई आपको? I इक्वल्स टू E बाय R लिखा जा सकता है। अब ऐसा है कि ठीक है, E को क्या दो नाम? E0 साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल R। E की वैल्यू डाल दिया मैंने, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल R। अच्छा देखो यहां पर I की वैल्यू फिर किन बातों पे डिपेंड कर रही है? E0 पे, ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी पे, और कैपिटल R पे। मैं कहूंगा देखो भैया यहां पर E0 और R ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू फिक्स होती है, ये बार बार थोड़ी बदलते रहती, ये तो फिक्स वैल्यू होती है। तो फिर अल्टीमेटली I किस पे डिपेंड कर रहा? फिर साइन ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो I भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। साइन ओमेगा टी जब अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा तब करंट I भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। चलो मुझे एक बात बताओ, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो मैं कहूँगा भाई मेरे साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन ओमेगा टी के जगह अगर मैंने 1 डाल दिया तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये क्या रहेगा? E0 अपॉन R। I0 Imax यानी कि I0 को मैं E0 अपॉन R लिख सकता हूँ। साइन ओमेगा टी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक काम करो, E0 अपॉन R के जगह I0 लिख डालो। देखो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ गई है। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ गई है। अब कीपिंग दैट इन माइंड, अरे मैं बोलूँगा अच्छा अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ गई, चलो उसका ग्राफ बनाते हैं। तो मुझे लगता है इस बार आपके लिए वो ग्राफ बनाना आसान है, ऐसा नहीं टेबल बना के करना पड़ेगा। पिछली बार टेबल बना के करे थे, अपन ने समझ में आ गया था वो ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट जंप मारूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा देखो, सबसे पहले I ओमेगा टी 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 ट्वाइस पाई I0 E0, ठीक है। तो ये आप सोच रहे होंगे E0 क्या कर रहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थोड़ा गैप ज़्यादा लेना चाहिए इसका, बहुत नज़दीक हो जा रही है। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2
एंड ट्वाइस पाई। यस, नाउ फर्दर, जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालूंगा, साइन 0 0 होता है तो इसी कारण से 0 हो जाएगा। जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 डालूंगा, साइन π/2 1 होता है, +1 होता है तो प्लस आई 0 हो जाएगा। जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू पाई डालूंगा, साइन पाई 0 होता है, वापस से 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 डालूंगा तो साइन 3π/2 -1 यानी कि -i0 और 2π पे वापस से 0। अगर ये डॉट्स को मैंने जोड़ा तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, अ साइनोसॉइडल वेव अगेन, बिल्कुल उसी तरह से जैसा पहले ईएमएफ का बना था। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें से ईएमएफ का भी ग्राफ बना सकता हूँ, क्योंकि देखो ईएमएफ का अगर मुझे बनाना पड़ा तो एक ही उसके अंदर ईएमएफ भी बना ले रहा हूँ मैं, है ना। प्लेन लाइन जो है वो ग्राफ किसका है, करंट का, और डॉटेड लाइन जो है वो ग्राफ किसका है, ईएमएफ, है ना। तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा, करंट और ईएमएफ, पहली बात 2 चीज़ें समझ में आती है, 2 चीज़ें, करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों अल्टरनेटिंग इन नेचर है। करंट एंड ईएमएफ दोनों के दोनों अल्टरनेटिंग इन नेचर है। बात समझ में आ गई। मतलब करंट भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, फिर कम करता है, वो 0 पे पहुंचता है, और फिर उसके बाद डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना, करंट भी। और दूसरी बात, दोनों में बदलाव एक साथ आता है। बोले एक साथ वो तो आना ही चाहिए, नहीं आता, हमेशा एक साथ नहीं आता। आगे जाके जब आप इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, एलसीआर सर्किट ये सब पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि ईएमएफ आगे भागता, करंट देर से राइज होता, कभी कभार करंट पहले आगे राइज हो जाता, फिर उसकी थोड़ी देर के बाद ईएमएफ राइज होता। तो ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो वो आगे की बात है। मगर अभी फ़िलहाल मैं ये देखूँगा कि ईएमएफ और करंट दोनों के दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, आगे वैरी कर रहे, बदलाव आ रहा है उनके साथ, एक साथ आ रहा है। अब ऐसा है तो भाई देखो, जब ईएमएफ 0 तब करंट 0, है ना। जब ईएमएफ अपनी पॉजिटिव पीक पर तब करंट भी अपनी पॉजिटिव पीक पर। जब ईएमएफ अपनी निगेटिव पीक पर तो करंट भी वापस से अपनी नेगेटिव। दिख रहा ना, ये सब एक साथ बात वैरी कर रहे। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊँ, वेक्टर डायग्राम बनाऊँ ईएमएफ और करंट का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ERMS एंड IRMS दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि ERMS IRMS क्या है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, है ना। ये वेक्टर डायग्राम है, ये पुरानी वेक्टर डायग्राम। अभी नया जो लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन, बोले क्या, जिसको हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। वैसे फेजर डायग्राम को भी वेक्टर डायग्राम भी कहा जाता है ना, मगर ये दोनों जानना ज़रूरी है आपको। ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, सॉरी, ये जो है आपके नीट के हिसाब से ये नॉलेज होना ज़रूरी है। और अभी जो मैं बना रहा हूँ वो नीट एज वेल एज बोर्ड दोनों के लिए ज़रूरी है। फेजर डायग्राम मतलब वो फेस एंगल के साथ बताएगा वो पूरा कॉन्सेप्ट। देखो थोड़ा सा मामूली सा कंफ्यूजिंग है वो, एकदम मामूली सा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है ईएमएफ का एरो, ये है करंट का एरो। ये है ओमेगा टी। देखो बहुत इत्मीनान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम लगता है कई लोगों को वो। देखो यहाँ पर ये एरो के साथ बताना और वहाँ पर बताना, इसका मेन फ़र्क क्या हुआ। ये जो वेक्टर डायग्राम है ये सिर्फ एक बात बताता है, सिर्फ एक बात।
वो कौन सी बात है कि ईएमएफ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर डायग्राम है ये सिर्फ एक बात बताता है कि ईएमएफ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। आई बात समझ में आपको? ईएमएफ और करंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बात बताता है। और यहां पर आप जो देख रहे हैं फिलहाल, ये बात बताता है कि ईएमएफ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और उनकी साथ साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, उस वक्त की वैल्यू क्या है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ईएमएफ और करंट कोई एक स्टेबल वैल्यू रहती क्या उनकी? वैल्यू बढ़ती है, कम होती रहती है। अभी भी लगातार ये जो दिख रहा है ना तुमको, यहाँ पर वोल्टेज की, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। वो इस वजह से आप पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि वो एक सेकंड में 50 बार ऐसा कर रही है। एक सेकंड के अंदर 50 बार ये वैल्यू कम ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होना, ये साइकिल जो होता है ना, ये पूरा एक साइकिल जो नज़र आ रहा है आपको, ये एक सेकंड में यहाँ पर अभी 50 बार हो रही। हमारी आंखें सिर्फ 16 बार से कम अगर कुछ रहा तो पहचान पाती है। आपको याद है लो वोल्टेज होता, उसमें लाइट बंद चालू होता है ना। लो वोल्टेज में क्या होता, बस वही साइकिल जो तेज़ी से हो रहा वो स्लो हो जाता है, अब अपनी आंखें पकड़ लेती है। तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार तुम मोबाइल में कुछ वीडियो शूट करते तो उसमें कुछ ऐसा ब्लिंकिंग आता है लाइट का कभी कभार। कोई मोबाइल में आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं बोर्ड का फोटो निकाल रहा हूँ या किसी का, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभार ऐसा ब्लिंकिंग आता है। फोटो या वीडियो दोनों में से किसी एक में होता है, वो वीडियो में होता है शायद से। उसके पीछे का कारण यही है कि मोबाइल उसकी फ्रिक्वेंसी को बंद चालू जो होता है ना वो पकड़ लेते हैं, हमारी आंखें नहीं। हमारा क्या 1/16 है ना, एक सेकंड में अगर कोई 16 बार से कुछ कम बदलाव आ रहे हैं, मतलब मान लो कि एक सेकंड में 15 बार ये कम ज़्यादा हो रहा है या बंद चालू हो रहा है, तो हमारी आंखें पकड़ लेती है। मगर 16 बार से अगर ज़्यादा हुआ ना तो हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती, उसको वैसी कंटिन्यूस फ्रेम लगता है ना। जैसे पुराने ज़माने में मूवी, अभी तो देखो सब डिजिटल इतना एडवांस हो चुका है, सब छोड़ो। तुमने कभी कभार कुछ सड़क पर से कोई ऐसी कुछ क्या बोलते हैं उसको, पुंगी आती, वो जो आता कोई खरीदे होंगे, जनरली एक कैमरे के रोल से बनाई जाती हो। अगर तुम बहुत पुराने ज़माने के कैमरे के रोल देखे होंगे, प्रोजेक्टर आता था है ना, पुराने पिक्चरों के अंदर दिखाता वो, तो कैमरे के जो रोल होते थे इवन एकदम पूरा उसमें चले जाएंगे तुम अगर, तो उसमें एक हाथ से घुमाता था वो एक बंदा ऐसा। फिर बाद में हाथ से घुमाने के बाद मशीन आई है ना, एकदम तुमको अगर मालूम हो बहुत पहले जब निकला तो सिर्फ फोटो का आता था, सिर्फ फोटो आता था, हटता था, फिर दूसरा फोटो, फिर तीसरा फोटो है ना, बस यूँ एक्शन, फिर यूँ एक्शन, यूँ एक्शन, ऐसे आते थे एकदम फर्स्ट स्टेज में जो मूवीज़ थी। फिर आया वो तेज़ी से भागने लगे इधर उधर है ना, कभी किसी में स्लो भाग रहा, किसी में तेज़ी से भाग रहा, क्योंकि आदमी घुमा रहा था वो रोल को है ना। वो आदमी पर्सन टू पर्सन उसकी स्पीड वेरी होती, तो भाई वैसा। फिर बाद में मशीन आ गया, वो जान लिया साइंस वालों ने कि भाई इंसान जो है एक सेकंड के 16वें पार्ट को अपन मतलब वो कर सकता है। अगर एक सेकंड के 16 अगर फोटोज़ उसके सामने से गुजारा जाए तो उसके डिफरेंस पकड़ सकता है कि ये एक फ़ोटो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मगर 16 से ज़्यादा अगर फोटोज़ एक सेकंड में उसके सामने से गुजारा जाए तो वो एक उसको अलग अलग फ़ोटो नज़र नहीं आएगा, वो कंटिन्यूस एक पिक्चर की नज़र आएगा, वीडियो के फॉर्मेट में नज़र आएगा। फिर मशीन ने क्या करी, उसकी स्पीड को बढ़ा दी, 16, 17, 18 जो भी किए होंगे मुझे पता नहीं इतना उसके बारे में, बट वो अब कंटिन्यूस पिक्चर की तरह नज़र आता है। तो वैसे ये जो लाइट है हमें कंटिन्यूस मूवी की जैसा नज़र आ रही है, कंटिन्यूस लगातार नज़र आ रही है, लगातार लाइट आ रही है। एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है, ये लाइट बार बार बंद चालू हो रही है मगर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो खैर हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर ईएमएफ और करंट का जो वैल्यू है वो लगातार कम ज़्यादा होता है, इवन जीरो भी होते रहता है ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ठीक है, ये ग्राफ ये भी बताता है कि भैया वो वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, और साथ में ये भी बताता है कि वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर आपको इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानना है तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। जैसे ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये मुझे वैल्यू देगा E0 sin ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पे जो ये परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं वो मुझको वैल्यू देगा I0 sin ओमेगा टी, है ना, I0 sin ओमेगा टी की वैल्यू देगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आपको नज़र आ रही है ना, ये आपको E0 की वैल्यू देता है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो वैल्यू नज़र आ रही है आपको,
ये आपको I0 की वैल्यू देता है, यानी इंड्यूस्ड करंट की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये वेक्टर की जो लंबाई अगर आप नापेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है दोनों का, और अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। अब देखो बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली आपको हो सकता है 2 मार्क के लिए, सुन लो मेरी पूरी बात, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए भी बोलेगा डायरेक्टली कि फेजर डायग्राम बनाओ इन अ रेजिस्टिव सर्किट। तो आपको इतना ही बनाना पड़ेगा, है ना। आपको ये पूछ सकता है एक्सप्लेन द रेजिस्टिव सर्किट या करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टिव सर्किट व्हेन एन एसी सोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो भैया आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लिखना पड़ेगा। उसमें ग्राफ भी ये आपको लग रहा है अच्छा ये तो होता आसान है, उसमें थेरी भी है थोड़ा सा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थेरी है। तो ठीक है, आपने देखा कि भैया ये थोड़ी सी थेरी डाल के आपको करंट की इक्वेशन निकालना पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि करंट और ईएमएफ का नेचर सेम है, सेम तरह से वैरी हो रहा है। ये ज़रूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम में ये बताना पड़ेगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा कि द परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर यानी एरो इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। वो सब बताना पड़ेगा, वो आपको नोट्स में दिया हुआ है सारी चीज़ें। ओके, तो ये हमारा था पहला जो पॉइंट कहा जाएगा 7.2.1 सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन पे से बना ग्राफ और उस पे से बना फिर यहाँ पर फेजर डायग्राम। हो सकता है आपको नीट में 3-4 किस्म के अलग अलग फेजर डायग्राम देगा और बोलेगा भाई पता लगाओ रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम कैसा है, कौन सा है। या फिर एक फेजर डायग्राम देकर वो पूछ सकता है पता लगाओ कि इसमें से कौन सा वाला ये जो फेजर डायग्राम है कौन से सर्किट का है, रेजिस्टिव का है, इंडक्टिव का है, कैपेसिटिव का है या कोई समथिंग एल्स। ठीक, लिख लो आप फिर। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एवरेज वैल्यू के बारे में बताना चाहूँगा। जिसे मैंने कहा कि सॉकेट में ये जो आपके पावर सॉकेट्स आ रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू लगातार कम ज़्यादा हो रही है, करंट की वैल्यू लगातार कम ज़्यादा हो रही है। बट कोई मुझसे ये पूछे कि एट एनी इंस्टेंट भाई बताओ ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या है, यहाँ जो तुमको सॉकेट में है वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो तुम जानते हो कि वो लगातार कम ज़्यादा हो रही और 1 सेकेंड में 50 बार वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रही है, रिवर्स कर रही है, रिसाइकल कर रही है बोलना चाहिए। तो यार ये तो मतलब कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर मुझे ऑन पेपर कोई कैलकुलेशन करना हो तो मैं 10 बार अलग अलग वैल्यूज थोड़ी डालते बैठूंगा। तो कैलकुलेशन मुझे कोई एक ही वैल्यू चाहिए, है ना। अब ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में सबसे पहला दिमाग क्या आता है, एवरेज वैल्यू लो, है ना। कैलकुलेशन के लिए आप क्या ले लो, एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पर मैं चलो ठीक है ईएमएफ का या करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा। हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या है, I0 sin ω t। अगर सपोज करो मैं करंट की इक्वेशन ऐसी निकालता हूँ, मैं बोलूँगा देखो भाई वो साइकिल को तुम याद करते हो, देखो हाँ ये साइकिल ऐसी थी, ये 0 से शुरू हुई थी और कंप्लीट कहाँ पर हुई थी, 2 पाई पे खत्म हुई। तो अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं 0 से 2 पाई, ये इक्वेशन में अगर डालता हूँ I0 sin ω t, अगर आपने इस वैल्यू को डाल के आपने सॉल्व किया तो आपको एवरेज वैल्यू लगातार 0 मिलेगी, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव साइड में बढ़ी है उतना ही वो नेगेटिव साइड में बढ़ी है ना। तो इसी कारण से कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ इन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ये एमसीक्यू में आता है, यहां लिख देता हूं मैं, एवरेज वैल्यू of current and EMF in complete cycle is always 0। एक कंप्लीट साइकिल में उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो कभी भी एवरेज वैल्यू को आप
कंप्लीट साइकिल में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप हाफ साइकिल लेकर 0 to पाई, आप सिर्फ हाफ साइकिल लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, अब अगर मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना रहा इन हाफ साइकिल तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो चैन से बैठ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल। तो जब मैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल कैलकुलेट करता हूं, आई एवरेज इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, जहाँ तक आपको मालूम है आई ज़ीरो रह गया, आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी डी टी। आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to पाई साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू डी टी। ओके, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट आना चाहूँगा। तो अगर मैंने ये वैल्यू डाल के सॉल्व किया तो मैं ये देखता हूँ कि इसका जो कैलकुलेशन आता है वो कितना आता है, वो आता है 0.637 टाइम्स ऑफ आई ज़ीरो। ये कितना आता है? 0.637 टाइम्स ऑफ आई ज़ीरो। मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है वो पीक करंट की यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट की 0.637 टाइम्स होती है। नहीं ना सर, वो तो बीचों बीच आना चाहिए I0/2। नहीं बेटा, एवरेज वैल्यू हम लोग बीचों बीच कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर मसला क्या है कि यहाँ पर आप टाइम के हिसाब से एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर आप नोटिस क्या कर रहे हैं, पहले शुरुआत में करंट तेज़ी से बढ़ रहा है ना, और बाद में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर मान लो करंट हमारा ऐसा जाता सीधा ऐसा, है ना, और अगर मैं अब एवरेज निकालता इसका तो वो I0/2 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2 होता। बात समझ में आ रही है ना। तो अब अगर मैं ऐसा कोई मेरे पैराबोलिक है तो उसकी एवरेज वैल्यू डायरेक्ट आधी वाली नहीं होती, आपको वो अलग इक्वेशन से निकालना पड़ता है, आपको नेचर देखना पड़ता है इसका नेचर कैसा है। तो भाई नेचर तो ऐसा है साइन ओमेगा टी टाइप वाला, तो उसका फिर ये मेथड से आपने निकाल लिया अपनी वैल्यू। तो खैर ठीक है, चलो हम लोग अक्सर बोलते हैं एवरेज बोलते आधा होता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। एवरेज यहाँ पर क्योंकि शुरुआत में बदलाव तेज़ी से हो रहा, बाद में धीरे धीरे हो रहा, तो इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो रहा 0.63 I0। अब जब हमारे पास एवरेज वैल्यू करंट था तो ज़रूरत क्या हुई, क्या ज़रूरत पड़ी IRMS ERMS ये एकदम अजीब से एक नाम वाले टर्म की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब पता लगाते हैं अपन। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइट जल रहा, मस्त रोशनी आ रही है, अच्छी बिजली आ रही है, एकदम इलेक्ट्रिक लाइटिंग अच्छी खासी है। अचानक से लाइन चलेगी, है ना, अचानक से लाइन चलेगी। अब मुझे मालूम था भैया कि देखो मुझे यही रोशनी चाहिए, और मैं अब क्या करता हूँ, मैंने लाइन चले गई तो मैंने वायर को लाइट के अब ये मेन जो सॉकेट था उसमें से निकाल के आपका जो बैटरी होती है ना, बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी क्या है, DC सप्लाई। अभी काय पे चल रहा था खेल, AC सप्लाई पे चल रहा था, है कि नहीं? चलो ठीक है, मान लिया। मान लो ऐसा है कि पहले तुमने यहाँ पर इस लाइट को इस सॉकेट से कनेक्ट किए थे, और इस सॉकेट का मैक्सिमम करंट, एक सॉकेट का मैक्सिमम करंट मान लो थोड़ी देर के लिए 10 एम्पियर था। कितना था? 10 एम्पियर। तो मैं निकालूंगा एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी, 0.637 टाइम्स ऑफ I0, 0.637 मल्टीप्लाई बाय 10, 6.37 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जा रहा है उसका 6.37 एम्पियर। लाइन चलेगी, तुमने ये सोचा कि अब मैं उसे किससे कनेक्ट करूंगा, बैटरी से, DC से, और मुझे वो सेम रोशनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। बात समझ रहे ना, मुझे सेम लाइट चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत जा रही होगी बोलो मुझे, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, प्योर इमेजिनेशन चैप्टर है ये, तो अच्छे से धीरे धीरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप भी थोड़ा सा अच्छे से समझो, पूरा फोकस करके पढ़ो, और कहीं भी दिक्कत जा रही है, नहीं समझ में आया मेरे को बोलो। फिर से मैं बात को दोहराता हूँ, मैंने क्या बोला कि मैंने ये लाइट को अपने मेन सॉकेट पे लगाया। मेन सॉकेट कौन सा सप्लाई दे रहा, AC सप्लाई। कौन सा सप्लाई दे रहा, AC सप्लाई। AC सप्लाई में करंट कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होते रहता है, हाँ या ना? ओके ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा करंट कितना फ्लो हो सकता, 10 एम्पियर।
तो इसका एवरेज करंट क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूले से निकालेंगे 0.637 इंटू I0 0.637 इंटू 10 यानी कि 6.37 एम्पियर। अब मैंने बैटरी लेकर आया, वायर कनेक्ट किया, है ना, मैंने देखा अरे ये तो लाइट डिम हो रहा, ये तो लाइट डिम हो जा रहा, अच्छा लगता पीक वैल्यू का लगाना पड़ेगा। बैटरी हटाया, 10 एम्पियर की बैटरी लगा दिया, दम जल गया, फाड़ घर फुट गया, अरे ले आप तब कैसा, है ना एवरेज वैल्यू चल रहा है ना, एवरेज वैल्यू पे लाइट की रोशनी क्या हो जा रही, कम हो जा रही, और पीक वैल्यू पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही। तो मतलब सेम रोशनी के लिए आपको ना ही एवरेज वैल्यू चाहिए ना ही पीक वैल्यू, कुछ और ही वैल्यू चाहिए, है ना। बहुत ही जांच पड़ताल के बाद पता चला कि भैया अगर मैं आपकी पीक वैल्यू को 0.7071 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक करंट की वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं IRMS करंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, IRMS करंट। और अब अगर मैंने उस वैल्यू का बैटरी यहां कनेक्ट कर दिया तो मैं यह दिख रहा हूं कि भैया अरे यहां तो सेम रोशनी दे रहा है वो DC सप्लाई जितना कि कितने में मिल रहा था, अल्टरनेटिंग AC सप्लाई में मिल रहा था, है कि नहीं। मतलब ये जो 7.071 एम्पियर है ये वो वैल्यू है, वो सिंगल वैल्यू है कि अगर इस वैल्यू का मैंने DC सप्लाई इसको लगा दिया तो वो सेम रोशनी देगा जितना कि वो कहां से दे रहा था, AC सप्लाई में। देखो ये थोड़ा सा है, मैं बोल रहा हूँ खुद ही, नहीं समझ में आया बोलो, मैं बिंदास बोलो, थोड़ा कंफ्यूज करता है मगर फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, दिखने हैं बात समझ में आ रही क्या कि भैया RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको सेम पावर सेम एनर्जी दे फॉर द सेम टाइम जितना कि आपको क्या मिला था, AC सप्लाई में मिला था, या फिर हम लोग बोलते हैं DC सप्लाई बोलना चाहिए, DC सप्लाई में मिला था। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अब ये RMS वैल्यू निकालते कैसे हैं, बहुत आसान है, रूट मीन स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देना पड़ता है, और √2 से डिवाइड करेंगे और √2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 0.7071, है ना। अब आपका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, IRMS वैल्यू। ये बात समझ में आपको है ना, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ EMF। एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से दोहराता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मसला ये चल रहा था, EMF और करंट यहाँ पर के लगातार अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, मगर मेरे को कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक कोई तो भी वैल्यू चाहिए। तो बोले सवाल ये उठा कि लड़ाई ये चल रही कि कौन सी वैल्यू को चुना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, बोले पीक वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को। तो हमने बोले देखो इसका जवाब आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, हम वो वैल्यू के अंदर चुनेंगे, वो वैल्यू को अपना एक सिंगल वैल्यू मानेंगे जिससे हमको सेम एनर्जी मिलती हो सेम टाइम के लिए, सेम एनर्जी मिलती हो सेम टाइम के लिए। बोले ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो बोले चलो देखते हैं लगा करके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले है ना, हमने सोचा कि देखो ये लाइट है, ये सॉकेट से अप्लाइड है, हाँ जी अप्लाइड है, इस सॉकेट में करंट कम ज़्यादा हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होता है, बोले 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक जाता है, वह वापस नीचे आता है, ज़ीरो भी होता है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है अपना करंट, 10 एम्पियर से फिर से मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में वापस 10 एम्पियर करंट होता है, फिर वापस से कम होता है और ज़ीरो हो जाता है ना, फिर पॉजिटिव में बढ़ता है। ये लगातार अपने आप को चेंज करता है। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 एम्पियर। मैंने एक काम कहूँगा 10 एम्पियर वाला लगा के देखो, आपने 10 एम्पियर वाली बैटरी उठा के लगाए आपने, और ये बाप ये तो बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है, अरे फट जाएगा, ट्यूबलाइट बंद कर उसको। तो भैया अपन ने वो बैटरी हटा के रख दी, अरे 10 एम्पियर वाला नहीं चलने वाला, आपने कुछ और देखना पड़ेगा। फिर हमने सोचा अरे हमको मालूम है हर चीज़ में हम उठे के सुटे एवरेज वैल्यू लेते हैं, है ना, तो एक काम करो उसकी एवरेज वैल्यू वाला बैटरी लगा के देखो, बोले इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, है ना, 0.5 नहीं बोलना, है ना, क्योंकि वो 0.5 सिर्फ कब लेते हैं अपन, जब वैल्यू सीधा बढ़ रही हो, ये वैल्यू पैराबोलिक बढ़ी है। तो इस कारण से उसका ये मेथड से अपन ने कैलकुलेट किए, तो पता चला एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है 0.637 इंटू I0। अगर मैंने कहा पीक वैल्यू करंट कितना था 10 एम्पियर, वो लगा के देख तो बोले वैल्यू कितना रहा 6.37 एम्पियर। मैंने बैटरी लाया 6.37 एम्पियर की, लगाया लाइट से, अरे ये साला ये तो मरा हुआ चल रहा, डिम जल रहा एकदम, बात समझे ना, ये तो भाई लुल हो गया एकदम, है ना, ये बिल्कुल अपने काम का नहीं रहा। तो बोले अब जैसे कि ये जलता अपना कहाँ गया, वो निकाल दिया क्या, वो बीच में लगा नहीं था चुप तो भी, हाँ वो वाला। तो वो बोले वैसे ही काम हो जा रहा है ये तो, नहीं यार अपने को कुछ और वैल्यू का लगाना पड़ेगा। तो बोले अब क्या करें, मैंने बहुत रिसर्च किया
रिसर्च करने के बाद मुझे वैल्यू पता चली 0.7071 है ना, 0.7071। इसको पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, पता उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स कितनी आएंगी फिर 7.071 एम्पियर। मैंने 7.071 एम्पियर की बैटरी लगाया, ये आपको सेम रोशनी दे रहा है, ये डीसी सप्लाई पे आपको सेम रोशनी मिल रही है जितनी की कहाँ मिल रही थी, एसी सप्लाई पे मिल रही थी। मैंने 1 घंटे तक लगा के रखा और 1 घंटे तक वही रोशनी देते रहा हो जितनी 1 घंटे तक ये दे रहा था। आई बात समझ में आपको? तो जो ठीक है मैं बोलूँगा अच्छा बैटरी कितने की लाया था तूने, 7.071। ये तूने वैल्यू कैसे निकाला? तो मैंने बोलूँगा यार मैंने ये 0.7071 को मैंने पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। बोले ये क्या होता? तो बोले ये 1/√2 होता। अच्छा मतलब पीक वैल्यू को अगर अपन √2 से डिवाइड करेंगे, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है ना, जो वैल्यू आती है उसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू आती है, अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू आती है उसके अंदर हमें सेम एनर्जी मिलेगी, उसके अंदर हमें सेम एनर्जी मिलेगी जितनी की वो डीसी सप्लाई पे मिली थी आपको। तो मैं इस करंट को क्या नाम देता हूं फिर? आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। आई बात समझ में? तो जब भी क्या होता है हम बोलते हैं ना कि एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है 100 एम्पियर का, एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है 100 एम्पियर। मैंने एक सिंगल वैल्यू बोला ना करंट की, मैंने स्पेसिफाई किया क्या पीक वैल्यू, मैंने स्पेसिफाई किया क्या एवरेज वैल्यू, मैंने फक्त क्या बोला? एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो। बोले अरे पूरा तो बात बोलो, पीक या हाफ। अरे नहीं, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट। तो जब भी मैं बोल रहा हूं गौर से सुनना मेरी बात को, सब लोग गौर से सुने, है ना? चलो सब लोग खाबो ख्यालों में से निकलो, मेरे बात को ध्यान दो कि अगर मैं बोल रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फलाना ढिमकाना है तो वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करी है? आरएमएस करंट, है ना? आई बस हमें ये जो एसी सोर्स है, अपन जो बार बार चिल्लाते एसी सोर्स है ना, उसमें लिखा हुआ था 220 वोल्ट, लिखा हुआ था 220 वोल्ट। अगर तुमने देखे होंगे वहां पर तो 220 वोल्ट कहीं कुछ सॉकेट में लिखा हुआ रहता। 220 वोल्ट का जो सप्लाई है वो क्या है? आपका अल्टरनेटिंग, वो जो आरएमएस वैल्यू है, वो जो उसकी क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है। आई बात समझ में आपको? है ना? इवन आपके जो ट्रेन्स में, और ट्रेन में आई थिंक एसी होता है कि डीसी होता है? डीसी होता है शायद से, नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली एसी है कि डीसी है ट्रेन में, मगर ट्रेन में लिखा रहता है 110 वोल्ट। ट्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे, ट्रेन में आना जाना करेंगे कभी, तो आप देखेंगे जो सॉकेट्स होते हैं ना जहाँ पर आप अडेप्टर लगाते हैं, वहाँ गौर से देखना। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि एसी की डीसी उसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा। एसी है शायद, वो तो डायरेक्ट एसी से कनेक्टेड रहता हो, आई थिंक शायद से एसी रहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ तो देखो जो भी है, तो उसमें 110 वोल्ट लगा रहता है ना। वैसे ही कई मैंने कहा कुछ कंट्रीज़ में एसी के अंदर 110 वोल्ट का स्टैंडर्ड सप्लाई रहता, वो ERMS IRMS रहता वो, ठीक है। तो ये समझ में आया RMS वोल्टेज, RMS ये बहुत ज़रूरी है, बहुत। ये अगर RMS वोल्टेज RMS करंट नहीं समझा तो आगे बढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। तो चलिए फिर उसका डिफिनेशन लिखते हैं अपन। चलो RMS करंट, the value of steady current for which a resistor dissipate the value of steady direct current for which a resistor dissipate same amount of energy for
same time as that of alternating current is called as RMS current. बेटा वो पेन दे देना आपको बाजू में, यहाँ यही चीज़, थैंक यू। इज कॉल्ड एज RMS करंट। और IRMS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? I0 अपॉन √2 या 0.7071 टाइम्स ऑफ I0। ये होता है RMS वैल्यू ऑफ करंट। फिर आता है RMS वैल्यू ऑफ EMF, है ना। पूरा फॉर्म डेफिनेशन सेम है, वो करंट की जगह EMF लिखना है आपको, वो आप लिख लो बेटा। RMS वोल्टेज बोलना चाहिए उसको, RMS वोल्टेज इज करेक्ट, मोर करेक्ट। द वैल्यू ऑफ स्टडी direct EMF or voltage for which a resistor dissipates same amount of energy for same time as that of the alternating EMF or voltage is called as RMS voltage or RMS EMF। लिखो। So next topic is power and average power in pure resistive circuit। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, मैं जिसको कहूँगा इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, बोला ना तुमको, तुम लिख लो करके, करंट की जगह वोल्टेज कर दो बस। तो इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, देखो इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस EMF को आपके इंस्टेंटेनियस करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, एंड नथिंग एल्स। इंस्टेंटेनियस EMF का फॉर्मूला क्या होता है? E0 sin ओमेगा t। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I0 sin ओमेगा t। जो आप देखेंगे कुल मिला के क्या हो गया? E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा t। ओके, देखिए बेटा, और ये मेरे पास जो पहला फॉर्मूला आया है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम लोग जो अगला कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर, ट्रू पावर, पावर डिसिपेशन इन वन साइकिल। पावर डिसिपेशन इन वन साइकिल, ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एवरेज पावर, ट्रू पावर और पावर डिसिपेशन इन वन साइकिल, ये क्या होता है? मतलब देखो क्या हो रहा है, आपका कॉइल घूम रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेचर बार बार बदल रही है। अब अगर मैं किसी भी वक्त बोलना चाहता हूँ, अच्छा अब बताइए अभी कितना घूम गया, जो भी घूम गया होगा, बता अभी कितना पावर जनरेट हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, आई बात समझे? उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। मगर मैं बोलता हूँ वो छोड़, इंस्टेंट छोड़, वो कॉइल ऐसा शुरू हुआ था घूमना, है ना। मैं कहूँगा देखो तुम्हारे सामने कॉइल का फेस है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, गोल घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। कितना चक्कर मारा? एक राउंड, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस पूरे एक साइकिल में भाई बता कितना पावर जनरेट हुआ है?
पूरे एक साइकिल में कितना पावर जनरेट हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं एवरेज पावर, ट्रू पावर, पावर डिसिपेशन इन वन साइकिल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एवरेज, है ना, आपको लेना पड़ेगा एवरेज ऑफ पी। आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज ऑफ पी। अब एवरेज ऑफ पी कैसे लेंगे अपन, इधर ध्यान दो रे, बातों में बिजी उधर। तो एवरेज ऑफ पी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मैं देखो यहां जानता हूं E0 I0 ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इनका एवरेज नहीं निकलने वाला। एवरेज निकलेगा तो किसका निकलेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो देखो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए E0 I0 को मैं सेपरेट कर दूंगा और सिंपली बोलूंगा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो अब ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे निकालेंगे आप, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर आप कैलकुलेट करते बैठेंगे तो फिर से वही 0 to पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, आप ये सब कैलकुलेट करोगे और उससे आंसर आपका जो क्या आ जाएगा 1/2 आने वाला। मैं डायरेक्ट आ गया इस पर, सब जगह डायरेक्ट दिया हुआ है। तो भैया ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ठीक है भाई, मान लिया कि ये 1/2 आने वाली है वैल्यू, तो मैं यहाँ पुटअप करूँगा, देयरफॉर एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू E0 I0 अपॉन 2, या जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, E0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2, आया ना। अरे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना अपन, ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, सही है ना। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, और क्यों लिखा शायद आपको समझ में आया होगा। क्यों लिखा भाई मैंने, ताकि इसको लिख सकूं मैं ERMS इंटू IRMS, ERMS इंटू IRMS। आई बात समझ में। मगर एक बात ध्यान दो, बट ERMS इंटू IRMS इसे कहा जाता है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, इसे क्या कहा जाता है, अपरेंट पावर। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर और अपरेंट पावर कैसे होते हैं, सेम होते हैं पावर, है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर और अपरेंट पावर बेटा कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आई बात समझ में आपको। अपरेंट पावर मतलब जाहिर हो रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये इतने पावर के डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, इतने पावर के डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, ऐसा फील हो रहा है। ये होता है एवरेज अपरेंट पावर, है ना। और हमेशा एवरेज पावर अपरेंट पावर के इक्वल रहेगा कि नहीं, ये सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में होता है। आगे आप देखेंगे इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में ये इक्वल नहीं। आई समझ में आपको बात। तो ये रहा आपका एवरेज पावर और अपरेंट पावर, याद रखना ERMS इंटू IRMS होता है। अब ऐसा है, अगर आप एवरेज पावर को अपरेंट पावर से डिवाइड करेंगे तो उसमें एक वैल्यू आती है जिसको cos phi, जिसको पावर फैक्टर कहा जाता है, पावर फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहा जाता है। अच्छा ठीक है, एवरेज पावर को अपरेंट पावर से जब आप डिवाइड करते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। अब क्योंकि भैया दोनों सेम है तो जाहिर बात है पावर फैक्टर क्या होने वाला है यहाँ पे 1, है ना। और कमाल की एक बात बताऊं कि पावर फैक्टर जो है उसको आप cos phi से भी देते हैं, पावर फैक्टर को cos phi से भी लिखा जाता है। इसका मतलब cos phi इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसका मतलब phi की वैल्यू क्या है, 0, जहां पर phi क्या है, where phi is phase angle between, है ना, ERMS एंड IRMS, EMF एंड करंट बोल सकते हैं आप, है ना, ERMS एंड IRMS, EMF एंड करंट। मजा एक बात बताओ, एकदम शुरू में आपको याद होगा, मैंने थोड़ा जब पढ़ा रहा था यहाँ पे, जब मैंने ग्राफ बनाया था EMF का और करंट का, मैंने क्या बोला था, ये दोनों सेम तरह से वैरी करते हैं। ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ नीचे छोटा सा एक वेक्टर डायग्राम बनाया था जिसमें EMF और करंट का डायरेक्शन क्या था, सेम था। और अगर EMF और करंट का डायरेक्शन सेम था तो EMF और करंट के बीच का एंगल कितना हुआ,
0, वही हुआ ना, है ना, घुमा फिरा के वहीं आया ना अपन, देखा। ऑन दैट बेसिस मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई, इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि अब ERMS और ERMS बड़ा रहता है, ERMS एंड IRMS का डायग्राम ऐसा आएगा, वेक्टर डायग्राम, आप ऐसा लिख सकते हैं ऑन दैट बेसिस। आई बात समझ में? तो ये अपन ने पूरा यहाँ से पूरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अपन ने पूरा चीज़ फाड़ कर दी है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर, छुपी हुई सारी बातें अपन ने ढूंढ के निकाल ली। बात समझ में आ रहा ना, है ना। एवरेज पावर क्या होता, देखो इस पे से आपको ये पता चलता है कि एवरेज पावर का भी फॉर्मूला क्या है। एवरेज पावर का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं यहाँ सेपरेट में लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप नीचे लिखना, यहाँ पर ऐसा देयरफॉर नोट बना के ब्रैकेट के अंदर, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू अपरेंट पावर इंटू कॉस ऑफ फाई, यानी कि ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना फिर कि एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, यानी ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। आई बात समझ में आपको सभी को? ये दिस इज इट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं कंप्लीट करता हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट अगले इसमें देख लेंगे अपन, है ना। किसके अंदर 0 हो जाता ना, अपन हमेशा अगर 2 पाई लिए तो साइन फंक्शन है ना, नहीं हाँ साइन, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, स्क्वायर है तो शायद से 2 पाई लेना पड़ेगा फिर आपको, 0 to 2 पाई लेंगे यहाँ पर। जस्ट अ मोमेंट, मेरे को एक कंफर्म कर लूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग की वजह से टू पाई आएगा, करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आपका पहला दूसरा टॉपिक कंप्लीट। न्यूमेरिकल इसके देखेंगे कल।